हेलो माय स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सुरजीत शाह। मैं सुरजीत शाह गुरुकुल में एक ट्यूशन संस्थान का संस्थापक एवं एजुकेटर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में आज जो टॉपिक है ना ही वो 10th का है और ना ही वो 12th का है। ये टॉपिक आपके लेके आया हूं मैं क्लास 11 के लिए एक वन शॉट वीडियो लेके आया हूं मैं ग्रेविटेशन के ऊपर। काफी जो बच्चे हैं उनकी डिमांड थी कि सर आप प्लीज ग्रेविटेशन का जो वीडियो बनाइए, वो थोड़ा हमें समझ नहीं आया। तो फिर मैंने कहा ठीक है बच्चों, आपके लिए ग्रेविटेशन का पूरा वन शॉट वीडियो बना के लेके आता हूँ जिसमें पूरा का पूरा यूनिट जो आपका है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। खाली अकेले ज्ञान अर्जित ना करें, अपने दोस्तों को भी ये ज्ञान पहुंचाएं। ठीक है, तो जो भी बच्चे मेरे इस YouTube चैनल को देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बच्चे सब्सक्राइब कर ले ताकि मुझे मिलता रहे आप लोग का सपोर्ट और मैं आप लोग के लिए लेके आऊं ढेर सारी ऐसी वीडियोस। तो देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन के ऊपर, जो कि 11th की बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एनुअल एग्जाम में बनने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट आपके लिए बहुत सजा सजा कर हम लेकर के आए हैं, तो आशा है कि आप सब इस वीडियो को जरूर देखेंगे। ठीक है, यस। तो देखिए, ग्रेविटेशन की जो आपकी यूनिट है वो आपके एग्जाम के लिए, जैसे कि मैंने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका 3 चैप्टर में कहीं ना कहीं डिवाइड की गई होगी। पहला आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके बाद आएगा आपका सैटेलाइट मोशन, यानी कि जो आपका सैटेलाइट मोशन, और उसके बाद जो आपका ग्रेविटेशन, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह वगैरह एनर्जी से रिलेटेड जो टॉपिक होंगे। ठीक है, तो 3 चैप्टर में आपकी यूनिट कहीं ना कहीं डिवाइड होगी। तो आपको बहुत ध्यान से यूनिट पढ़नी है, क्योंकि यहाँ से लगभग आपके जो एनुअल एग्जाम में है 10 प्लस मार्क्स बनते हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो देखेगा और हर एक टॉपिक जो भी आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो सब आपको बताया जाएगा। तो आप जरूर देखिए इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें कहिए कि सब्सक्राइब को मेरे चैनल को करें। यस, तो देखिए, ग्रेविटेशन जो आपकी यूनिट है, ठीक है, तो इसमें जो आपका सबसे पहला चैप्टर हमने लिया है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेविटी क्या है, वो कांसेप्ट आपको समझाएंगे बाद में। यस, सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, ग्रेविटी से रिलेटेड कुछ बातें हो रही है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है अपना यूनिवर्स। यूनिवर्स जिसमें होता है एक सन, बहुत सारे प्लैनेट्स, स्टार्स। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्लैनेटरी मोशंस। यस, तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है उसका नाम है प्लैनेटरी मोशन एंड केप्लर्स लॉ। डेफिनेट सी बात है, जिसने प्लैनेटरी मोशन को समझाया होगा वही साइंटिस्ट है केप्लर, और उसने अपने प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड दिया आपको कुछ लॉज। ठीक है, लेकिन केप्लर तक पहुंचने से पहले देखिए, शुरुआत जो है इस ग्रेविटेशन की, इस जो आपका प्लैनेटरी मोशन है वो केप्लर से नहीं हुआ है। केप्लर से पहले भी कुछ अदर साइंटिस्ट, अदर फिजिसिस्ट हुए हैं, तो पहले हम उनके बारे में बात करेंगे, उनके बारे में आपको बताएंगे कि उनकी थ्योरीज क्या थी, वो क्या सोचते थे इस यूनिवर्स के बारे में, इन प्लैनेट्स के बारे में। पहले उनकी बातों तक आपको लेके जाएंगे, उसके बाद आपको लेके आएंगे आप अपने फाइनल जो टॉपिक है आपका केप्लर्स लॉ, क्योंकि एग्जाम में तो आने वाला क्या है, केप्लर्स लॉ। तो केप्लर्स लॉ को हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले केप्लर से पहले के जो साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने आपको डिफरेंट थिंग्स, जो उनकी थ्योरीज थी वो बताई है प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड, वो हम आपको पहले डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं टॉलेमी। तो देखिए, बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं, लेकिन कुछ एक खास साइंटिस्ट के मैं यहाँ पर नाम ले रहा हूँ, एस्ट्रोनॉमर्स के नाम ले रहा हूँ। ठीक है, जिनकी थ्योरी आपको जाननी चाहिए। ठीक है, एग्जाम के लिए आपके लिए हो सकता है कि रेलेवेंट ना हो, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आपके प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड किस किसने क्या क्या बातें बताई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉलेमी की, बात करते हैं। ठीक है, तो टॉलेमी एक एस्ट्रोनॉमर हुए हैं जिन्होंने आपके पास कुछ थ्योरीज दी। उस थ्योरी में इन्होंने कहा कि जो सूर्य और सभी ग्रह हैं, जो सूर्य और सभी ग्रह हैं वो पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। जो सूर्य और सारे ग्रह हैं वो सबके सब पृथ्वी का क्या लगाते हैं, चक्कर। यानी कि उन्होंने सिर्फ सोचा कि जो अर्थ है हमारा, सुबह सनराइज इधर से हो रहा है, शाम को सनराइज, जो आपका क्या बोलते हैं उसको, सूर्य है, वो उस डायरेक्शन में जाके क्या हो जा रहा है, अस्त हो जा रहा है, इट मीन सनसेट हो जा रहा है। क्लियर। जो आपका मून है हमारा सैटेलाइट, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट, वो इधर से आ रहा है, उधर को जा रहा है। तो हो सकता है हमने सोचा होगा कि जो हमारा अर्थ है वो क्या है,
सेंटर है यूनिवर्स का, और इस अर्थ के अराउंड सारे के सारे क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, जो कि आपको पता है बिल्कुल सही नहीं रहा, सही नहीं है, इसलिए इनके थ्योरी को हम लोगों ने कहीं बुक में पब्लिश नहीं किया या हम इसको बुक्स में पढ़ते नहीं है, लेकिन जो है तो है। ठीक है, तो जो टॉलेमी है उनका कहना था कि सूर्य और सभी ग्रह जो है वो पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, यानी कि उनके अकॉर्डिंग, टॉलेमी के अकॉर्डिंग जो हमारा अर्थ है वो इन सब का क्या रहा होगा, सेंटर रहा होगा, जो कि बिल्कुल नहीं है सही। यस, दूसरे आपके पास जो एस्ट्रोनॉमर है उनके पास हम लेके जाते हैं, जो कि काफी महान अपने आप में है, इनका जो इन्वेंशन था वो काफी सही था, क्योंकि जब तक ये एस्ट्रोनॉमर नहीं आए थे तब तक हम वाकई में यही मानते थे कि सारे जो प्लैनेट्स हैं, सन है, सैटेलाइट्स हैं, इट मींस नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, वो हमारे अर्थ के चारों ओर क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, जब तक ये साइंटिस्ट नहीं आए थे। तो इन साइंटिस्ट, इन एस्ट्रोनॉमर का नाम है निकोलस कॉपरनिकस, निकोलस कॉपरनिकस, जिनकी थियरी आपका 1543 में आई, और इनकी एक बहुत जो बेसिक सी और इंपॉर्टेंट थियरी थी उसका नाम है हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। जब तक कॉपरनिकस की हीलियोसेंट्रिक थ्योरी नहीं आई थी तब तक हम लोग वास्तव में यही मानते थे कि जो हमारा अर्थ है वो सेंटर है और सन, अदर प्लैनेट्स अर्थ के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हीलियोसेंट्रिक थ्योरी आई तो उसके बाद हमने माना, क्योंकि हीलियोसेंट्रिक थ्योरी कहती है कि सूर्य, चंद्रमा और सभी जो ग्रह हैं वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते हैं, बल्कि पृथ्वी व सारे ग्रह सूर्य के क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। और ये बिल्कुल इन्होंने सही बताया कि जो प्लैनेट्स हैं, जो हमारा सन है, सूर्य है, ठीक है, वो हमारे अर्थ के अराउंड थोड़े ना रिवॉल्व होता है, बल्कि जो अर्थ है, जो हमारा पृथ्वी है और जो अन्य ग्रह है, अदर प्लैनेट्स हैं, वो सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हेलियोसेंट्रिक थ्योरी याद रखिएगा, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी किसकी है, निकोलस कॉपरनिकस। कब आई, 1543। तो जब हीलियोसेंट्रिक थ्योरी आई उसी के बाद हमने माना कि जो प्लेनेट और जो आपके हमारा अर्थ है वो सब सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है ना, बस यहाँ पर इनसे कुछ मिस्टेक्स ये हुई कि यहाँ पर इन्होंने जो है कि सन को सेंटर माना, सभी जो प्लेनेट्स हैं उनका क्या माना, सेंटर माना, और ये सोचा कि सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, ये जो प्लैनेट्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं होते हैं प्लैनेट। यस, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक बात और कही कि जो आपका सन है, ठीक है ना, हमारा जो सूरज है वो पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का क्या है, केंद्र है। ठीक है ना, इनके अनुसार जो आपका निकोलस कॉपरनिकस है, इनकी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार। ठीक है, इनके बारे में जानना आपको जरूरी था। यस, उसके बाद एक अदर साइंटिस्ट का नाम है जिनका नाम है टाइको ब्राही, टाइको ब्राही, ये भी एक एस्ट्रोनॉमर रहे हैं, टाइको ब्राही। तो इन्होंने क्या कहा, सूर्य व चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य व चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, और बाकी सभी ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग देखिए, सूर्य व चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं, क्योंकि डेफिनेट सी बात है, हमें जैसे मैंने आपको बताया दिख क्या रहा है कि सूर्य इधर से निकल रहा है उधर को जा रहा है, चंद्रमा भी इधर से निकल रहा है उधर को जा रहा है। तो इन्होंने भी सोचा होगा कि जो सूर्य और चंद्रमा है शायद वो पृथ्वी के चारों ओर क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। क्लियर, यस। लेकिन कहा इन्होंने कि जो अदर प्लैनेट्स हैं, जो बाकी ग्रह आपके पास हैं, वो सूर्य का ही चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, बस गलती इनसे ये हो गई, इन्होंने कहा कि सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी का क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, जो कि अपने आप में बिल्कुल सही थ्योरी नहीं थी। तो इनकी थ्योरी को भी नहीं माना गया। ठीक है, क्योंकि ये भी आपका सही नहीं थी। तो देखिए, जब टाइको ब्राही आए, आपका निकोलस कॉपरनिकस आया, जो ऊपर आपका टॉलेमी, ये दो तीन जो एस्ट्रोनॉमर थे, इनकी थ्योरी। ठीक है, इनकी थ्योरी के बाद आए हमारे योहान्स केपलर। क्लियर, लेकिन इन सब के बीच में एक महान एस्ट्रोनॉमर और आए, एक महान गणितज्ञ, एक महान गणितज्ञ, एक महान एस्ट्रोनॉमर, एक महान खगोल शास्त्री, जो कि हमारे प्यारे भारत से थे, जिनका नाम है आर्यभट्टा। जिनका नाम क्या है, आर्यभट्टा। तो इन्होंने 498 एडी का मतलब आप पता है, 498 एडी में एक थ्योरी प्रपोज्ड की, जिसमें इन्होंने कहा
कि जो हमारा अर्थ है वो सन के राउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है। सन के राउंड क्या करता है, रिवॉल्व। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं हमारे जो हमारे इंडिया के महान एस्ट्रोनॉमर रहे हैं आर्यभट्टा। ठीक है ना, जिन्हें हम आर्यभट्ट नाम से जानते हैं। ठीक है ना, जिन्होंने यहाँ पर शून्य की खोज की थी। आप सभी जानते हैं आर्यभट्ट बहुत महान जो हमारे एस्ट्रोनॉमर रहे हैं, खगोल शास्त्री रहे हैं। क्लियर। तो आर्यभट्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा सन है और जो हमारा अर्थ है उनके बीच क्या रिलेशन था कि जो अर्थ है वो सन के राउंड क्या करता था, रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व। ठीक है ना, यस। और इन्होंने बिल्कुल सही बात बताई कि सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर तो रहा है, लेकिन उसी टाइम में वो अपने ओवन एक्सिस पर भी क्या होता है, रोटेट होता है। यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर तो चक्कर लगा ही रही है और स्वयं अपने अक्ष पर भी क्या कर रही है, घूम रही है। ठीक है, जिसके कारण आज हमारा जो समय भी होता था वो क्या होता हुआ, दिन और रात। ठीक है ना, तो जब अर्थ अपने ओवन एक्सिस पे रोटेट करती है तभी तो हमारा क्या होता है, दिन और रात। ठीक है, तो जो ये साइंटिस्ट है, इन सब साइंटिस्ट से जो परे थे वो है हमारे आर्यभट्ट जी, जिन्होंने एकदम सही बात बताई कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व होता है और उसी टाइम में वो अपने ओवन एक्सिस पर भी क्या करता है, रोटेशन करता है। क्लियर की बात? यस। तो ये कुछ थ्योरीज थी जो आपको मालूम होनी चाहिए, जिनका जिक्र हो सकता है आपकी बुक्स में ना हो। क्लियर, तो आप इनको जरूर याद रखिएगा। टॉलेमी, जिन्होंने कहा आपके पास जो सबसे पहले जिनके बारे में एस्ट्रोनॉमर के बारे में बता रहे हैं, टॉलेमी। ठीक है, तो टॉलेमी ने कहा कि सूर्य और सभी ग्रह जो है वो पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। उसके बाद निकोलस कोपरनिकस, जिन्होंने कहा आपके पास अपनी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में कि सूर्य, चंद्रमा और सभी ग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते, बल्कि पृथ्वी व सारे जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और सूर्य पूरे ब्रह्मांड का क्या है, केंद्र है। ठीक है, उसके बाद आपका जो टाइको ब्राही आए, तो टाइको ब्राही ने क्या कहा कि सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं और बाकी सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही थ्योरी नहीं थी। ठीक है, तब जाकर के उसके बाद हमारे आए कौन, वही केपलर। ठीक है, केपलर। तो जब केपलर आए होंगे तो केपलर ने इन सब का थ्योरी उठाया होगा, इन सब का थ्योरी रीड किया होगा, थ्योरी पढ़ा होगा और तब जाकर के अपने कुछ नियम बनाए होंगे। ठीक है, तो आपके पास जो अगले जो मेन, जिन्होंने आपको एग्जैक्टली क्या सही है क्या गलत है बताया प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड, वो है केपलर। ठीक है, तो केपलर ने इस प्लैनेटरी मोशन को अपने 3 लॉ में समझाया है। क्लियर। अब वो 3 लॉ हम आपके पास लेके आ रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए भाई डियर स्टूडेंट्स, ये है आपके पास केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। यस, तो देखिए केपलर ने 1543 में जो प्लैनेटरी मोशन है उनको अपने 3 बेसिक्स लॉ में समझाया। ठीक है, जो फर्स्ट लॉ है उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, जो सेकंड आपके पास लॉ है उसे कहते हैं लॉ ऑफ एरिया और जो आपका थर्ड लॉ है वो है लॉ ऑफ पीरियड। ठीक है, तो इन 3 लॉ को आपने एकदम कंठस्थ याद रखना है क्योंकि ये आपके एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्लियर, तो समझेंगे हम लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या है, लॉ ऑफ एरिया क्या है और लॉ ऑफ पीरियड क्या है। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है बेटा लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है ना, यानी कि जहां पर सारे प्लेनेट अपनी अपनी ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, जिनका सबका फोकस कौन होता है, सन होता है, यानी कि सन के अराउंड वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है कि कोई भी जो प्लेनेट है वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल टी में जो एरिया इक्वल करता है, जो एरिया कवर करता है, वही एरिया वो दूसरे साइड में भी क्या करता है, उसी टाइम इंटरवल में कवर करता है। ठीक है ना, यानी कि जो एरियल वेलोसिटी है प्लैनेट्स की वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में उसके एरिया को स्वाइप, जो एरिया स्वाइप को करता है उसमें चेंज नहीं होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टी टाइम इंटरवल में जो है एरिया इस जगह पर कवर करेगा, उसी टाइम इंटरवल में दूसरा एरिया जो दूसरी जगह कवर करेगा, वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, वो समझाएंगे अभी आपको फिगर के माध्यम से। क्लियर। और जो थर्ड है आपके पास, ठीक है, लॉ ऑफ पीरियड। तो पीरियड का मतलब होता है सर जो अर्थ, जो आप कोई मतलब प्लेनेट ले लो आप, तो कोई भी प्लेनेट सन के अराउंड एक चक्कर पूरा करने में जो क्या लगाता है, टाइम लगाता है, यानी कि यहां से शुरू हुआ तो वापस यहीं तक पहुंचने में जितना टाइम उसको लगेगा उसको कहते हैं पीरियड। ठीक है ना, यानी कि एक चक्कर पूरा करने में लगा समय।
तो जो आपका लॉ ऑफ पीरियड है वो कहता है कि जो आपके पास प्लेनेट का जो आपका पीरियड टाइम होता है, ठीक है, तो पीरियड टाइम का जो स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना, उसकी जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट कैसी होती है, इलिप्टिकल, तो इलिप्टिकल की जो सेमी मेजर एक्सिस होती है, ठीक है। अब ये सेमी मेजर एक्सिस क्या है ये आपको समझाएंगे, पर जो आपके पास थर्ड लॉ कहता है वो कहता है पीरियड का जो स्क्वायर होता है वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। यस, तो क्या समझे इस चीज से, अब ध्यान से देखिए बोर्ड। यस, तो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, इस तरीके से तीन लॉ केपलर ने दिए हैं, एक है लॉ ऑफ ऑर्बिट, अगला है लॉ ऑफ एरिया और अगला है लॉ ऑफ पीरियड्स। क्लियर। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है, लॉ ऑफ ऑर्बिट कहता है ऑल प्लैनेट्स मूव अबाउट द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैविंग द सन एज वन ऑफ द फोकाई। अब देखिए इसको समझिए क्या कहना चाह रहा है ये लॉ, ठीक है ना। तो केपलर का फर्स्ट लॉ कहता है ये जितने भी प्लैनेट हैं ये सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व होते हैं, सर्कुलर नहीं, कैसा, इलिप्टिकल। क्लियर। जो सर्कल होता है, ठीक है ना, उसका एक ही फोकस होता है इस तरीके से। क्लियर। लेकिन जो आपका इलिप्स होता है, ठीक है, तो इलिप्स कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना, बीच में थोड़ा जिसका चपटा हुआ पोर्शन होता है। क्लियर। तो याद रखिएगा जो आपके प्लैनेट्स हैं वो कभी भी सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं होते हैं बल्कि इलिप्टिकल, बीच में चपटा होता है, ठीक है ना। यस, तो इसलिए यहाँ पर अभी कंसेप्ट आया था सेमी मेजर एक्स वगैरह वगैरह, क्योंकि जो इलिप्ट होता है उसकी दो एक्सेस होती है, एक मेजर एक्सेस और एक माइनर एक्सेस। तो आपको समझाएंगे, पहले आप फर्स्ट लॉ को समझिए। तो केपलर कहते हैं कि जितने भी प्लैनेट्स आपको यहाँ पर बनाए मैंने थोड़ा से, जो ये प्लैनेट्स हैं ये सन के अराउंड जो है इलिप्टिकल पाथ, देखिए ये चपटा सा आपको नजर आ रहा होगा, इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में, इस इलिप्टिकल पाथ में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, जहां पर जो ये सन है, क्लियर, वो उन इलिप्टिकल पाथ के किसी एक फोकस पर होता है। क्योंकि आपको पता है जो इलिप्टिकल होता है, जो इलिप्स होता है, उसके कितने फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं, या तो यहां फोकस होगा या तो वहां फोकस होगा। क्लियर। तो जो सन है वो इन दोनों में से किसी एक फोकाई पर, ठीक है ना, इसलिए यहां पर इसको फोकाई यूज किया जाता है। क्लियर। फोकाई का मतलब जिसके एक से ज्यादा फोकस होता है तो उसको हम फोकाई यूज करते हैं उसके लिए, लेकिन जब सर्कुलर पाथ ही करते हैं तो उसका एक ही फोकस होता है। क्लियर। और इलिप्टिकल के लिए दो, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, फोकाई। क्लियर। तो जितने भी प्लेनेट हैं वो अर्थ के, सन के अराउंड, जितने भी प्लेनेट्स हैं वो सन के अराउंड, ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, जहां सन दोनों में से किसी एक फोकाई पर क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, यानी किसी एक फोकाई पर रहता है। तो ये है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। क्लियर। सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और सन कहां होता है, किसी भी एक फोकाई पर। क्लियर। तो ये है आपका फर्स्ट लॉ। अब जो सेकंड लॉ आपके पास केपलर का है वो लॉ ऑफ एरिया। तो लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है आपके पास, ध्यान से सीखिएगा इसको। तो लॉ ऑफ एरिया कहता है, देखिए यहां पर इस तरीके से इनको बिठा देता हूं मैं, ये। तो लॉ ऑफ एरिया कहता है अ रेडियस वेक्टर जॉइनिंग एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल लेंथ ऑफ टाइम। क्लियर। यानी कि जो आपका प्लैनेट है सन के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, इलिप्टिकल पाथ, ये ऐसा, ये इलिप्ट होता है, ठीक है ना। तो यहां पर कहीं पर सन होगा किसी एक फोकाई पर, ये सपोज दैट आपका सन है, ये। क्लियर। ये तो आपने माना कि हमारा अर्थ, सपोज दैट हमारा अर्थ अभी यहां पर, ये इस जगह पर। क्लियर। तो जो आपने लिखा है यहाँ पर रेडियस वेक्टर, तो रेडियस वेक्टर का मतलब द लाइन जॉइनिंग सन एंड प्लैनेट। तो जो लाइन सन और प्लैनेट को क्या करती है, ज्वाइन करती है, उसको कहते हैं रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर। तो सपोज दैट अभी अर्थ यहां पर है, पोजीशन फर्स्ट, यहां पर P1 पॉइंट पर है। अब कुछ टाइम बाद इस तरीके से वो रिवॉल्व होगा तो आगे बढ़ेगा इस तरीके से, सपोज कुछ देर बाद वो पहुंच जाता है P2 पर। तो अभी जो रेडियस वेक्टर है वो चेंज हो जाएगा, जो अभी तक P1 पर था वो कहां पहुंच जाएगा, P2 पर पहुंच जाएगा। क्लियर। अब P1 से P2 तक पहुंचने में देखिए यहां पर जो हमारा अर्थ है इसने कुछ एरिया स्वाइप किया है नहीं किया, ये एरिया स्वाइप किया है नहीं किया, यस। तो यही तो कहना चाह रहा है सेकंड,
जो ये एरिया स्वाइप किया है, अब हम अपने अर्थ का पोजीशन चेंज कर देते हैं। सपोज दैट अर्थ अब यहां नहीं, यहां है, इधर कहीं रिवॉल्व कर रहा है, यहां पर, सपोज यहां पर, ये यहां पर रिवॉल्व कर रहा है, क्लियर। अब यहां से इसको ज्वाइन करने वाली है, क्या बोलेंगे उसको, रेडियस वेक्टर। सपोज ये उस टाइम के लिए P1 कंडीशन है। अब टाइम के रिस्पेक्ट में आपको पता है अर्थ अपनी पोजीशन में चेंज करेगा, इस तरीके से आगे बढ़ेगा। सपोज यहां पहुंचता है, ये दूसरी पोजीशन पर, तो आपको पता है रेडियस वेक्टर भी चेंज हो जाएगा, क्लियर। तो इस कंडीशन में भी यहां पर अर्थ ने कुछ एरिया क्या किया है, स्वाइप किया है, ये ठीक है ना। सपोज जो पहले स्वाइप किया था वो था एरिया A1, और जो दूसरी कंडीशन में स्वाइप किया वो है एरिया A2। तो सेकंड लॉ आपके पास कहता है कि ये A1 जो है इज इक्वल टू होता है A2 ऑफ एनी इंटरवल ऑफ टाइम t, क्लियर। यानी कि जो आपका प्लेनेट है वो एक t टाइम इंटरवल में जितना एरिया यहां पर स्वाइप करेगा, जितना एरिया इस जगह पर कवर करेगा, उतना ही एरिया उतने ही टाइम इंटरवल में वो यहां पर भी कवर करेगा, क्लियर। यानी कि ये t टाइम इंटरवल में कवर एरिया सेम उसी t टाइम इंटरवल में कवर एरिया के क्या होगा, इक्वल होगा। A1 इज इक्वल टू A2, सिंपल, क्लियर। किसी गिवन टाइम इंटरवल में जो आपका प्लेनेट है, ठीक है ना, वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे जो एरिया कवर करता है, उसी t टाइम इंटरवल में वही प्लेनेट दूसरी जब पोजीशन लेते हैं उसकी, तो वहां पर भी उतना ही एरिया क्या करता है, कवर करता है। यानी कि इसकी जो एरियल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट। ऐसा नहीं है कि ये टाइम के साथ अपनी वेलोसिटी में क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, इतनी स्पीड में क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, नहीं, इसकी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, हमेशा नियत रहेगी। टाइम के रिस्पेक्ट में इसके वेग में, इसकी चाल में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। यस, तो एक बार दोबारा स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं मैं। अ रेडियस वेक्टर जॉइनिंग एनी प्लैनेट, यानी कि ये जो मैंने बनाया है, टू द सन, जो सन से कनेक्ट करता है, स्वाइप्स आउट इक्वल एरिया, स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। सही आई बात समझ में। तो जो टाइम इंटरवल में यहां पर एरिया कवर होगा, उसी टाइम इंटरवल में यहां पर भी एरिया क्या करेगा, ये प्लैनेट कवर करेगा, क्लियर। तो ये है आपका लॉ ऑफ एरिया, क्लियर। अब तीसरा लॉ कहता है, ध्यान से देखिएगा, बड़ा खतरनाक है समझने वालों के लिए, क्लियर। तो क्वेश्चन आपका जो लॉ है वो कह रहा है लॉ ऑफ पीरियड। तीसरा है आपका लॉ ऑफ पीरियड। तो मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, पीरियोडिक टाइम का स्क्वायर, जो पीरियड है उसका स्क्वायर, उसकी जो सेमी मेजर एक्सिस है उसकी पावर 3 के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्लियर। तो पढ़ लेता हूं स्टेटमेंट एक बार देखिए। द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ एनी प्लैनेट, किसी भी प्लैनेट का, अबाउट द सन, जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। यानी कि जो प्लैनेट्स का पीरियडिक टाइम, जो एक चक्कर पूरा करने में टाइम लगता है, उसका जो स्क्वायर होता है वो उसके इलिप्टिकल पाथ की जो सेमी मेजर एक्सिस होता है उसकी पावर 3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब प्लैनेट्स जितने दूर जाएंगे उनका पीरियोडिक टाइम उतना क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर ऑर्बिट की एक्सिस बढ़ती जाएगी तो इधर से पीरियोडिक टाइम भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यही रीजन है कि सारे प्लैनेट का जो एक सर्कल होता है, एक राउंड होता है कंप्लीट करने का, वो टाइम पीरियड क्या होता है, अलग-अलग। जैसे हमारा अर्थ है, तो अर्थ को कितना टाइम लगता है, 365 डेज, 365 दिन में हम एक राउंड कंप्लीट कर देते हैं, तो वही हमारा क्या है, पीरियड टाइम, क्लियर। यस, तो ये लॉ कह रहा है कुछ इस तरीके से। देखिए, सबसे पहले आपको सर्कल और इलिप्स समझाता हूं कि इलिप्स क्या होता है। तो देखिए, ये आपका एक इलिप्स है। इलिप्स हमेशा डिवाइड रहता है दो पार्ट में। ये तो दिख रहा है, ये मेजर पार्ट है ना, बड़ी डिस्टेंस है, यहां से यहां तक डिस्टेंस ज्यादा है या नहीं, और ये वाला देखिए इसकी डिस्टेंस क्या है, कम। अब इस तरीके से ये फोकस होता है इस इलिप्स, ये तो सन कहीं इधर रहता है, ये तो इस फोकाई पर सन रहता है, जिसके अराउंड सारे प्लैनेट क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। आगे बात समझ। तो ये बड़ी एक्सिस दिख रही है, इसी को तो बोलते हैं हम लोग मेजर एक्सिस, और जो वो छोटी आपको नजर आ रही है उसको बोलते हैं हम माइनर एक्सिस, ठीक है। तो ये मेजर एक्सिस हो गई और इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, ये क्लियर। ये वाली मेजर एक्सिस और ये वाली जो है वो आपका माइनर एक्सिस, क्लियर। हाँ, अब जो ये मेजर एक्सिस का भी आधा होता है, ये जो ये मेजर एक्सिस का भी क्या होता है,
आधा होता है, मेजर एक्सिस का भी आधा होता है। इसको कहते हैं हम सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस, ये सेमी मेजर एक्सिस, ये ठीक है। मेजर एक्सिस का जो आधा होता है उसको कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। सपोज दैट आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां से यहां की डिस्टेंस a, क्लियर, और पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में प्लेनेट को जो पीरियोडिक टाइम लगा हुआ है कैपिटल T, तो अकॉर्डिंग टू, तो जैसे मैंने आपको बताया ये जो आपका सेमी मेजर एक्सिस है और एक राउंड पूरा करने में जैसे टाइम लगा वो कितना है, कैपिटल T, पीरियोडिक टाइम। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट कहता है द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ एनी प्लेनेट। तो जो आपका इस T, जो पीरियड यानी कि एक राउंड कंप्लीट करने में, एक चक्कर पूरा करने में जो लगा टाइम है, लगा समय है, इसका जो स्क्वायर होता है अबाउट द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, जो ये बताया आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये है आपका थर्ड लॉ, लॉ ऑफ पीरियड। T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a क्यूब। T क्या है, पीरियड टाइम। क्या हुआ, पीरियड टाइम, एक राउंड कंप्लीट करने में लगा टाइम। a क्यूब, a क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, ये सेमी मेजर एक्सिस, क्लियर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज भी क्या होगी, इंक्रीज। जैसे जैसे सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है ना, वैसे वैसे उनका पीरियड टाइम भी क्या होता रहेगा, इंक्रीज। यानी कि जो सबसे लास्ट हमारा प्लेनेट होगा उसको एक राउंड कंप्लीट करने में कितने साल लग जाएंगे, क्लियर। जैसे हमारा सबसे पहला प्लेनेट जिसे बुध कहता है, मरकरी, उसका लगभग 80 के आसपास, 80 के आसपास दिन में एक राउंड क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, क्लियर। हमारा अर्थ है 365 डे में वो अपना एक जो चक्कर है वो पूरा कर लेता है। तो इसी तरीके से जैसे जैसे सन से हमारी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ऑर्बिट बड़ी होती जाएंगी, वैसा वैसा उनका जो एक राउंड कंप्लीट करने का टाइम पीरियड है वो क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, क्लियर। तो ये थे आपके पास केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। आप इन तीन लॉ को बेटा बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली बात समझ में, क्लियर, यस। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, ग्रेविटेशन, जो आपका यूनिट का नाम है ग्रेविटेशन। तो आप सभी को पता है कि ग्रेविटेशन का कांसेप्ट लेके आने वाले महान साइंटिस्ट, इट मींस फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स, जिनका नाम है आइजैक न्यूटन। तो अब हम बात करने जा रहे हैं आइजैक न्यूटन के बारे में, ठीक है। तो न्यूटन के बारे में बात करने से पहले हमें इसे मिटाना होगा। तो देखिए बच्चों, न्यूटन जो कि फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत महान वैज्ञानिक हुए हैं, जिनको हम फादर ऑफ फिजिक्स भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारी थ्योरी अपना हर फील्ड में, फिजिक्स का ऐसा कोई भी यूनिट नहीं है, ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जिसमें हमारे न्यूटन जी प्रेजेंट ना रहे हो, ठीक है। तो ग्रेविटी से रिलेटेड इन्होंने क्या अपना कांसेप्ट दिया है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे कि हम क्या इसके बारे में बात कर रहे हैं। यस, तो आइए लेके आते हैं आपको न्यूटन्स के ग्रेविटेशन के फॉर्मूले की ओर। यस, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, न्यूटन कहते हैं कि इस यूनिवर्स की जो ईच ऑब्जेक्ट होता है, ईच बॉडी होती है, ठीक है, वो ईच अदर ऑब्जेक्ट, ईच अदर बॉडी को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है एक फोर्स। यानी कि ये दो ऑब्जेक्ट है, ये रेड कलर का ऑब्जेक्ट इस ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है और ये ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट इस रेड कलर के ऑब्जेक्ट पर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। ये है न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है ना। कि जो यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, ठीक है। जितने भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, क्लियर। अब क्या इसका लॉ है, ध्यान से देखिए, क्लियर। तो न्यूटन जी कहते हैं कि इस यूनिवर्स में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, जो फोर्स
उन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के क्या होता है, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि एक ऑब्जेक्ट ये है जिसका मास m1 है, एक ऑब्जेक्ट ये है जिसका मास क्या है m2। दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस सेपरेशन है वो कितनी है, सपोज दैट r है। माना कि दोनों के बीच की दूरी r है, दोनों के द्रव्यमान m1 और क्या है m2 है। क्लियर। तो न्यूटन जी कहते हैं कि ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर क्या अटेम्प्ट करेंगे, फोर्स अटेम्प्ट करेंगे। ये इस पर फोर्स लगाएगा, वो इस पर फोर्स लगाएगा। क्लियर। अब जो फोर्स होगा वो इन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट इस m1 m2 के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर। और वही फोर्स जो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच लग रहा है, वही फोर्स इन दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर। कैसे समझेंगे, ध्यान से देखिए। यस, every body of this universe attract each every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। यानी कि जो यूनिवर्स है उसमें सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। क्लियर। जो वो फोर्स होता है वो दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि बच्चों F ये फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच। क्लियर। तो जो ये फोर्स होता है वो इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट का मतलब क्या है, इनटू। तो m1 और m2 का इनटू क्या हो जाएगा, m1 इनटू जो ये फोर्स होता है वो इन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस m1 m2 के प्रोडक्ट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। और यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। इट मींस डिस्टेंस अगर इंक्रीज कर देंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। होता है या नहीं होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज कर देंगे तो उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यस। तो अगला स्टेटमेंट कहता है कि यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर। अब 11 तक पहुंच गए हैं तो डायरेक्टली और इनवर्सली का कांसेप्ट तो मालूम होगा। इनवर्सली का मतलब अपॉन में, इनवर्सली का मतलब एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज क्या हो जाती है, डिक्रीज। अगर दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को मैं इंक्रीज कर दूं तो उनके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, कंबाइन कीजिए। F आपका कॉमन आ गया, ये प्रोपोर्शनल साइन कॉमन आ गया, m1 m2 और इनके डिवाइड में कौन चला जाएगा, r²। ये क्लियर। अब आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल का साइन जब भी आ जाता है तो इसको यहां से हटाना होता है, और जब भी इसको हटाते हैं तो इसकी जगह एक कांस्टेंट लेना होता है। यस। तो यहां पर जो वो कांस्टेंट आता है वो है g। ये है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, कैपिटल G। क्लियर। और बाकी आपका n1 m2 डिवाइड बाय r²। तो ये है आपका ग्रेविटेशन का फॉर्मूला। ठीक है ना। इससे हम किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r²। क्लास 9th में पढ़ा था हम लोगों ने। क्लियर। क्या कहते हैं न्यूटन कि दो ऑब्जेक्ट है, दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जो ये फोर्स होगा ये दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के क्या होगा, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर। यानी कि जो मास है, ठीक है, उनका प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा इट मींस फोर्स उतना ज्यादा है, और जो उनके बीच की डिस्टेंस है अगर उनको इंक्रीज कर दें तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और अगर डिस्टेंस को डिक्रीज कर दें तो फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो डायरेक्टली का मतलब एक चीज इंक्रीज होता है तो दूसरा चीज भी इंक्रीज होता है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कांसेप्ट समझे तो एक टर्म अगर इंक्रीज होगा तो दूसरा क्या होता है, डिक्रीज होता है। दोनों इक्वेशन को हमने कंबाइंड किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, यहां से प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए वहां पर लेना होता है कांस्टेंट, तो यहां कांस्टेंट लिया जाता है g। इट मींस यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, जिसका अपने आप में एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, आपको बताते हैं। g इज इक्वल टू, ठीक है ना, 6.67 into 10 की पावर -11, ठीक है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर केजी। ये होता है इस कैपिटल G का वैल्यू। आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे याद भी रख सकते हैं। क्लियर। तो याद रखें तो ज्यादा बढ़िया है। हो सकता है कभी कभार न्यूमेरिकल आ जाता है इस पर और पेपर में G का वैल्यू नहीं दिया रहता है, तो
तब आप वहां फंस सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आपको ये बिल्कुल क्या रखना है, याद रखना है। क्लियर? तो ये था आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यस, अब बात करते हैं जो ये कैपिटल जी है इसके डायमेंशन फॉर्मूले। क्लियर? बाकी ये एफ है फोर्स, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है बच्चों, न्यूटन। ठीक है, तो ये कैपिटल जी जो ये लिए निकाला है हमने यहाँ पर, इसका डायमेंशन फॉर्मूला एसआई यूनिट क्या होती है वो कैलकुलेट करके दिखाते हैं आपको। तो सेव्ड वीडियो है, बार बार देखिएगा इसको जब तक समझ में नहीं आ रहा। इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। यस, तो आइए आप निकाल लें डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ जी। जी क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। तो फॉर्मूला आपको मालूम है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 इज डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। आपको निकालना है g का डायमेंशन फॉर्मूला और SI यूनिट। तो ये g निकालने के लिए आपको साइड चेंज करना होगा, r स्क्वायर f के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों m1 m2 अपॉन में चले जाएंगे। क्लियर? तो इधर बचेगा g, f के साथ मल्टीप्लाई हुआ r स्क्वायर, तो f इनटू r स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय m1 m2 डिवाइड में चले जाएंगे। यस, क्लियर? g को आप निकाल रहे हैं, f इट मींस फोर्स। फोर्स का डायमेंशन हमेशा याद रखना है, mlt-2। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। क्लास 11th का पहला जब चैप्टर आप पढ़ रहे होंगे तो वहां सिखाया होगा आपको डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालना है। फोर्स का डायमेंशन हमेशा याद रखना है, mlt-2। r किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को डायमेंशन में किससे दिखाते हैं, l। तो r का स्क्वायर है तो l का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय m। इट मींस मास। मास को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M। ये दूसरा क्या है, मास, इसको भी किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल M। क्लियर? अब यहां से आगे देखिए, g का डायमेंशन निकाल रहे हैं, m देखो l इसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब 1, इसकी पावर कितनी है, 2। तो l into l, ठीक है, तो l कॉमन आ जाएगा, इनकी पावर ऐड हो जाएगी, हो जाएगा ml। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। बेटा जिसको नहीं आता वो क्लास 11th का पहला चैप्टर देखे, -2 इज डिवाइडेड बाय m, कुछ पावर नहीं है मतलब 1, m कुछ पावर नहीं मतलब 1, तो m कॉमन आ जाएगा, 1 1 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, m स्क्वायर। क्लियर? डायमेंशन फॉर्मूला जब भी निकाल रहे हैं तो नीचे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाना होता है। तो जब भी पावर वालों को मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हो तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो ये +2 था तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -2। क्लियर? अब देखिए कितना सिंपल, यहाँ पर m की पावर कुछ नहीं मतलब कितना है, 1, और यहाँ m की पावर कितनी है, -2। तो m आपका कॉमन आ जाएगा। अब इनकी जो पावर है, एक माइनस में एक प्लस में, तो सब्ट्रैक्ट, तो -1 l 3 और t की पावर -2। ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा, m पावर -1 l पावर 3 t पावर -2। ठीक है ना? तो याद रखिएगा इस तरीके से आपको ये करना है, m l t -2 ये होता है फोर्स का r, यानी कि डिस्टेंस को हम l स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? डिवाइड बाय m1 यानी कि मास, तो मास का होता है m। तो m1, ये भी m1 कुछ पावर नहीं है तो 1 1, तो कॉमन लिया यहाँ पर तो m स्क्वायर हो गया, l2 l1 तो 2 और 1 3 हो गया आपका। ठीक है? और जो आपका जो m स्क्वायर था उसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में भेजा तो ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, -2। जो ये -2 है ये आप इसके साथ सॉल्व करेंगे तो -1 बचेगा, t की पावर आपका -2 बचेगा। क्लियर? तो ये आपका है ग्रेविटेशन का डायमेंशन फॉर्मूला। ग्रेविटेशन कांस्टेंट यानी कि जो यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है इसका डायमेंशन फॉर्मूला। तो ये आपके 11th के एग्जाम में पूछा जाता है डायमेंशन फॉर्मूला। क्लियर? तो आपको इसको याद रखना है हमेशा। तो देखिए आई होप आप लोग को ये सब बातें समझ में आई होगी, किसके बारे में, ग्रेविटेशन के बारे में। ठीक है? अब हम बात करेंगे
कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ की ग्रेविटी, पहले तो सबसे पहले आपको सिखाएंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, उसका एक्सप्रेशंस क्या होता है, और तब क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से ऊपर ले जाते हैं या अर्थ से नीचे ले जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, उसको भी आपने समझना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। तो देखिए, जैसे कि आपको बताया न्यूटन्स ग्रेविटेशन, ठीक है, कि ब्रह्मांड में जितने भी कण हैं, ठीक है, वो प्रत्येक एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, जो दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होता है। ठीक है, तो ये आपको समझाए थे, जिसका हमने फॉर्मूला भी निकाला, डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाला, और जो एसआई यूनिट है वो भी आपको बताई, न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर केजी। ठीक है, अब बात करेंगे कि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट, जो ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट है वो क्या है। ठीक है, तो देखिए आप लोगों ने अभी एक फॉर्मूला निकाला, ठीक है, G इज इक्वल टू F आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2। ठीक है, ये फॉर्मूला निकाला जिससे हमने इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनाया। ठीक है, तो देखिए अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, सपोज आप मान रहे हैं इफ उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर हो, और दोनों के जो मास है, दोनों ऑब्जेक्ट के जो मास है, सपोज दैट वो भी 1 केजी है, इट मींस 1 यूनिट 1 केजी यूनिट ऑफ मास है दोनों ऑब्जेक्ट के। क्लियर, तो अप्लाई करिए, G इज इक्वल टू F इनटू R स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 1 इनटू 1, तो इज इक्वल टू F 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, डिवाइड बाय 1, तो G इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F। ठीक है, ये समझाने का मतलब मेरा ये है बस, ठीक है, कि जो आपका एक्सेलरेशन, जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जो यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है, ये G, ये क्या है, अट्रैक्शन फोर्स ही है। ठीक है, कब, जब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस 1 यूनिट हो और दोनों ऑब्जेक्ट के मास भी क्या हो, यूनिट मास वाले। क्लियर, तो अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 यूनिट, दोनों ऑब्जेक्ट के जो मासेस हैं वो यूनिट हो, तो जो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो क्या है, अट्रैक्शन फोर्स के इक्वल होता है। ठीक है, G इज इक्वल टू F। तो अगर आपको डेफिनेशन आ गई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, तो आपको यहां से आगे थोड़ा करना पड़ता है। ठीक है, तो बस ये समझाना मेरा मोटिव था। क्लियर, तो देखिए अब जो हमारे पास टॉपिक है आज वो है अगला, एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सप्रेशन क्या होता है। तो देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सप्रेशन आप तभी तो देंगे जब आपको पता होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको तब ना मालूम होगी जब आपको मालूम होगा क्या, क्या मालूम होगा, बोलिए, ग्रेविटी किसे कहते हैं। सबसे पहले ग्रेविटी मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए ग्रेविटी क्या होती है, ये हमारा अर्थ है, हमारा अर्थ जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, सपोज ये मार्कर है, तो अर्थ ने क्या लगाया, इस पर एक फोर्स लगाया ना। क्लियर, तो ये क्या है आपका ग्रेविटी, यानी कि जब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, जब पृथ्वी किसी पिंड पर बल लगाकर उसको अपनी ओर खींचती है, तो वो क्या है, ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल पुल है। आगे बात सकते हैं, तो ये तो ग्रेविटी का कंसेप्ट है। ठीक है, लिखा है मैंने यहां पर, देखिए, द फोर्स ऑफ attraction exerted by the earth on a body is called gravitational pull or gravity, यानी कि वो फोर्स जो अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पर लगाती है, अटेम्प्ट करती है, एक्सर्ट करती है, ये आपका क्या है, ग्रेविटी। आ गई बात समझ में, क्लियर, यस। अब अर्थ का फोर्स लगाने पर, जब अर्थ उस ऑब्जेक्ट पर क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है, और फोर्स लगाने के बाद वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन आ जाता है। क्लियर, जब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पर क्या लगाती है, फोर्स, तो वो ग्रेविटी। लेकिन इस फोर्स लगाने से जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, तो इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में कब आया, वो एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस करने लगा, जब अर्थ ने उस पर क्या लगाई,
ग्रेविटी लगाई, ग्रेविटेशनल पुल लगाया, क्लियर। तो इसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण। तो जब कोई पिंड, कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या करती है, गति करती है एक त्वरण से, क्लियर। तो उसी को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। आगे बात समझ में, लिखा है यहाँ पे the acceleration produced in the motion of a body under the effect of gravity, क्लियर। तो जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ग्रेविटी से क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है, तो उसी को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आ गई बात समझ में, क्लियर। तो ये ग्रेविटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। ग्रेविटी का मतलब अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को क्या लगाती है, फोर्स लगाती है, क्लियर। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जब उस फोर्स से वो ऑब्जेक्ट मोशन में आकर एक्सेलरेशन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। आई होप आप इन सब बातों को समझ पाए, क्लियर। तो अब इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका हम निकालेंगे फार्मूला, क्लियर। तो देखिए कैसे हम इसका फार्मूला डिराइव करेंगे, ध्यान से देखिए। तो जैसे कि आपको मालूम है न्यूटन का ग्रेविटेशन फार्मूला होता है F इज इक्वल, ये आप जानते हैं, वी नो दैट, ये अपना स्टाइल है बच्चा, वी नो दैट। आप लोग जानते हैं कि F इज इक्वल टू क्या होता है, G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। अगर उन ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r स्क्वायर, ये जानते हैं ना, क्लियर। अब यहाँ पर m1 लिखा और ये क्या लिखा है, m2। तो हम मानते हैं कि m1 यानी कि पहले ऑब्जेक्ट का मास, तो पहला ऑब्जेक्ट है हमारा अर्थ, क्योंकि ग्रेविटी कौन लगा रही है, अर्थ। तो हमने कहा हमारा जो पहला ऑब्जेक्ट है वो है अर्थ, तो me मैं इसको लिख रहा हूं, इट मींस पहले ऑब्जेक्ट का मास, तो पहला ऑब्जेक्ट कौन है, अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ हो जाएगा me। अब जो दूसरा ऑब्जेक्ट है तो वो अपने आप कितना हो जाएगा, m, क्लियर। तो जो अर्थ है यानी कि me है, ये उस दूसरे ऑब्जेक्ट पर जो कौन है m, उस पर क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है, क्लियर। वो ऑब्जेक्ट अर्थ से कितना डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर, क्लियर। अब आप जानते हैं फोर्स, ये F के बारे में भी न्यूटन ने बताया, F इज इक्वल टू कितना होता है, mg। तो आइए F की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, mg। तो mg इज इक्वल टू g m डिवाइड बाय r स्क्वायर, क्लियर बच्चा। अब m से आपका m क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो g इज इक्वल टू कितना आएगा, g m e डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बताइए कितना कठिन है ना, आसान, बिल्कुल आसान है ये सीखना। तो g इज इक्वल टू g m e m अपॉन r स्क्वायर। तो बच्चों ये सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ही एक्सप्रेशन नहीं, बल्कि रिलेशन भी है स्मॉल g और कैपिटल G के बीच। इट मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, इन दोनों के बीच का क्या है कि रिलेशन भी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में 2 मार्क्स मिला सकता है, क्लियर। तो आपने ग्रेविटेशन का फार्मूला लगाना है, F इज इक्वल टू mg, m से m कैंसिल, जो बच जाएगा वो हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सप्रेशन। आई होप आप ये समझ पाए। अब हम बात करेंगे कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से ऊपर लेके जाते हैं या अर्थ सरफेस से नीचे लेके जाते हैं, तो इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इस स्मॉल g पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से ऊपर लेके जाएं या अर्थ सरफेस से नीचे लेके जाएं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा क्या होगी, डिक्रीज ही होगी। और अर्थ के सेंटर पर जाने पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर। तो बोर्ड आपके 11th के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से ऊपर लेके जाए तो स्मॉल g, इट मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अर्थ सरफेस से नीचे लेके जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगला टॉपिक आपको वही हम समझाएंगे, क्लियर। यस, तो ध्यान से देखिएगा। यस, तो देखिए अगला टॉपिक है हमारे पास इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हाइट पर लेके जाते हैं अर्थ सरफेस से, तो हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्लियर। तो देखिए सीखे मेरे साथ, कितने आसान तरीके से आपको समझाते हैं, बस बोर्ड पर आप देखिए, आप बिल्कुल नजरें जमा रखें कैसे करना है, क्लियर। तो देखिए सपोज ये हमारा अर्थ है, ये क्लियर, ये अर्थ का सेंटर है,
सपोज ये O अर्थ का मास आपने कहा me, अर्थ की रेडियस आपको पता है RE से हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। अब देखिए ये है अर्थ की सरफेस, ये जो आपने ब्लू कलर की रिंग जैसी दिख रही है आपको। अब हम किसी ऑब्जेक्ट को लेके गए यहाँ ऊपर, सपोज यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, क्लियर, जिसकी देखिए ये यहाँ से अर्थ सरफेस से, ये अर्थ सरफेस से यहाँ इस ऑब्जेक्ट तक की जो ये डिस्टेंस है, सपोज दैट वो है h, ये क्लियर। और आपको पता है कि यहां से और यहां तक, O से और इस पॉइंट तक जो होगा वो रेडियस ऑफ क्या होगी, अर्थ ही होगी, RE, क्लियर, रेडियस ऑफ अर्थ ही होगी, RE लिख सकते हैं आप उसको, ये क्लियर। देखो अर्थ जहां पर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, सपोज स्मॉल g, और ये पॉइंट जब आप ऑब्जेक्ट को h हाइट ऊपर लेके चले गए हो, सपोज यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, g डैश, क्लियर। तो जब आप एग्जाम में करें इसको तो आपको ये लिखना जरूर है, क्लियर। तो आपने कहा कि माना भाई जो अर्थ है उसका मास कितना है, me है, क्लियर। वो ऑब्जेक्ट जिसको हम अर्थ से अबव लेके जा रहे हैं उसका मास कितना है, m, क्लियर। जिस पॉइंट पर हम उसको लेके गए हैं, सपोज वो पॉइंट है a पॉइंट पर लेके गए हम ऑब्जेक्ट को, क्लियर। a पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितना है, g डैश, क्लियर भी बात, यस। तो हमें ये फाइंड करना है कि इस A पॉइंट पर इस m मास वाले का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ा होगा जब हम उसे अर्थ सरफेस से h हाइट ऊपर लेके आए, क्लियर। तो देखो कितना सिंपल है, क्या करना है, कैसे निकालना है, देखिए एक बार अर्थ के लिए आपको निकालनी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक बार निकालना है उस A पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब ये दोनों निकल जाए, दोनों का कंपैरिजन करेंगे आपस में, तो हमें पता चल जाएगा कि इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, क्लियर। तो ध्यान से देखिएगा मेरे साथ। तो देखिए सपोज आपने कहा कि अर्थ सरफेस पर जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो g है, क्लियर। तो फिर से वी नो दैट, आप जानते हैं, वी नो दैट, यस, आप क्या जानते हैं कि F इज इक्वल टू क्या होता है, g m1, m1 कौन है, मास ऑफ अर्थ, इट मींस अर्थ है, m2 कौन है, जो A पॉइंट पर है m, और डिवाइड बाय डिस्टेंस, डिवाइड बाय डिस्टेंस। तो जब आप अर्थ की बात कर रहे हैं, जब आप किसकी बात कर रहे हैं, अर्थ, तो अर्थ के लिए हमारा जो डिस्टेंस है वो RE है, तो RE का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। अब आपको पता है f को क्या बोलते हैं, mg, तो अर्थ के लिए तो भैया स्मॉल g का यूज किया है, तो f की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो mg इज इक्वल टू g m अपॉन RE का स्क्वायर। आपका m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आपका आएगा g इज इक्वल टू g me डिवाइड बाय RE स्क्वायर। इट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है कहां, अर्थ पर, अर्थ की सरफेस पर, ये जो आपने इक्वेशन फर्स्ट कैलकुलेट किया, क्लियर। ये जो इक्वेशन फर्स्ट आपने कैलकुलेट की है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है जब आप अर्थ की कहां पर है, सरफेस पर है, क्लियर। अब जब आप अर्थ सरफेस से h हाइट अबव जाते हो A पॉइंट पर, जब अर्थ सरफेस से h हाइट अबव जाते हो A पॉइंट पर, तब आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, वापस से हम न्यूटन का ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई करेंगे। तो न्यूटन का ग्रेविटेशन फोर्स होता है F, ये आप कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर g डैश, g डैश के लिए कर रहे हैं, क्लियर। तो F इज इक्वल टू g, सेम वही, एक है आपका me, एक है आपका m, एंड डिवाइड बाय RE नहीं होगा इस टाइम, RE प्लस क्या हो जाएगा मेरे स्टूडेंट्स, इस टाइम A पॉइंट पर है ऑब्जेक्ट, अर्थ की नहीं निकाल रहे हैं, जो A पॉइंट पर है उसके लिए कर रहे हैं। तो A पॉइंट के लिए जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, देखिए यहां से और यहां तक की डिस्टेंस कितनी है RE, और यहां से और यहां तक की डिस्टेंस कितनी है h, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी RE प्लस h, यस। तो याद रखिएगा यहाँ RE मत लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा, तो RE प्लस h का होल स्क्वायर। अब फिर वही F इज इक्वल टू क्या होता है mg, लेकिन इस टाइम g नहीं हमारे पास, कौन है g डैश, क्योंकि g डैश के लिए हम डेरिवेशन कर रहे हैं, तो f की जगह mg डैश रखेंगे। तो आइए अप्लाई करिए, अप्लाई करते हैं f की जगह हो जाएगा mg डैश, क्लियर, इज इक्वल gmem डिवाइड बाय RE प्लस h का होल स्क्वायर। सेम m से आपका m क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा
जी डैश इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइड बाय आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो देखिए कितना सिंपल है, ये आपने निकाल दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू पॉइंट ए पर। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर। लेकिन हमें तो कंपेयर करना है कि ऊपर ले जाकर के जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी डैश, उस पर क्या इफेक्ट पड़ा। क्लियर। तो कंपेयर करेंगे, आइए डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करते हैं। तो आइए जी डैश में आपको डिवाइड देना है इक्वेशन फर्स्ट के जी का, लेफ्ट हैंड आपस में डिवाइड और राइट हैंड आपस में डिवाइड। तो इसका राइट हैंड है एम जी डैश का, ये जी डैश का जी एम ई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। इसमें आपको डिवाइड देना है जी का वैल्यू है ये राइट हैंड जी एम ई डिवाइड बाय आर ई का होल स्क्वायर। क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए जीएमई से आपका जीएमई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर ई स्क्वायर चले जाएगा ऊपर। तो आर ई स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए कितना आसान, ये आर ई बी स्क्वायर में एच बी स्क्वायर में। क्लियर। तो आर ई अगर हम इन दोनों में यहाँ पर कॉमन ले आते हैं तो आर ई से आर ई कैंसिल हो जाएगा। लेकिन सर कॉमन कैसे आएगा, यहाँ पर तो आर ई एक ही है, एच के साथ तो आएंगे, तो क्या दिक्कत है, उस एच के साथ आर ई का इनटू कर देते हैं, आर ई का डिवाइड दे देते हैं। तो आइए देखते हैं, जी अपॉन जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर ई स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय आर ई प्लस आर ई एच डिवाइड बाय आर ई। देखो मैंने एच के साथ आर ई का इनटू भी कर दिया और आर ई का क्या भी दे दिया, डिवाइड भी दे दिया। अब क्या प्रॉब्लम है, जी डैश अपॉन जी एज इट इज, यहां पर देखिए अब आर ई स्क्वायर एज इट इज, दोनों में देखो आर ई कॉमन आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर के फॉर्म में है तो आर ई स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाएगा। क्लियर। तो जब यहां से आर ई बाहर चलेंगे तो यहां क्या बचा 1 प्लस आर ई बाहर निकल चुका है कॉमन, तो क्या बचा h और डिवाइड बाय आर ई। आर ई स्क्वायर था, आर ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जो आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा मेरे स्टूडेंट्स, जो आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा वो आएगा जी डैश इज इक्वल टू, ये जी को भेज दीजिए ऊपर, तो जी अपॉन 1 प्लस h अपॉन आर ई और इसका होल स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर निकल जाएगा। तो सर इस फॉर्मूले से क्या प्रूव होता है, क्या प्रूव होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ी है घटी, ऑफ कोर्स है घटी, क्योंकि देखिए जी डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइट h और g। क्लियर। तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर एक चीज इंक्रीज करोगे तो दूसरी चीज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाओगे तो हमेशा वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज ही होगा। क्लियर। वो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ गए, यानी कि हाइट इंक्रीज करेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो देखो कितना आसान है, क्या किया हम लोग, एक बार अर्थ के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाला, ये इक्वेशन फर्स्ट। अर्थ की बात कर रहे हैं तो दो ऑब्जेक्ट है, एक अर्थ है और एक दूसरा है, लेकिन अर्थ की ही बात कर रहे हैं तो अर्थ के लिए डिस्टेंस r ही लेंगे, r ही आपका आएगा। क्लियर। सॉल्व करके आपने आंसर निकाला। जब आप a पॉइंट पर निकाल रहे हो तो a पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g डैश, तो g डैश के लिए जब आप डेरिवेशन करने लगे तो आपने देखा कि भाई पहला ऑब्जेक्ट है अर्थ, दूसरा ऑब्जेक्ट है वो m जिसका मास है, लेकिन डिस्टेंस अभी इस टाइम अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच की लेंगे, तो अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस है r e plus h, तो r e plus h लिया हम लोगों ने। क्लियर। f की जगह f का वैल्यू लिखा जो कि mg होता है, लेकिन इस वाले कंडीशन में g नहीं लिखना है, g डैश लेना है क्योंकि डैश के लिए डेरिवेशन हो रहा है। वैल्यूज आपने रखी जो कैंसिल आउट हुई, इक्वेशन बनी आपने, दोनों को कंपेयर किया आपने डिवाइड दे करके और फाइनली आपको एक आंसर मिल गया। ठीक है। तो क्या करना है आप लोग को, डिवाइड देके जो मिलेगा यहाँ पर r e कॉमन लेने के लिए बस याद रखिएगा h के साथ r e का इनटू r e का डिवाइड देना है, फिर r e स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, r e स्क्वायर से r e स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो देखिए कितना आसान है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है एग्जाम में, 5 नंबर में भी आता कभी कभार। क्लियर। तो आई होप आप लोगों को ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यस। तो अब देखिए अर्थ के ऊपर ले जा करके देख लिया ऑब्जेक्ट को,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, डिक्रीज। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे। अब बात करते हैं कि अर्थ की गहराई में लेके जाएंगे अगर अर्थ सरफेस है और उसे कहां लेके जाएंगे, गहराई में, डेप्थ में लेके जाएंगे, तो तब क्या असर पड़ेगा। क्लियर। तो डेफिनेट सी बात है, डेप्थ में ले जाने में भी क्या होता है, डिक्रीज। और एग्जैक्ट अर्थ का जो सेंटर होता है वहां पहुंचाएंगे तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर। तो आप उसके लिए करना है तो ध्यान से देखिएगा किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। यस, तो देखिए अब बात करने वाले हैं हम कि अगर डेप्थ में ले जाया जाए यानी कि गहराई में ले जाया जाए किसी ऑब्जेक्ट को, तो अर्थ की ग्रेविटी पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो लिखा है टॉपिक इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की गहराइयों में लेके जाएंगे तो तब हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर। तो देखिए फिर से वापस से बनाते हैं एक अर्थ। सपोज ये आपका अर्थ है, क्लियर, ऑफ सेंटर O एंड रेडियस RE, ये क्लियर, RE है रेडियस। अब अंदर लेके जाना है तो बड़ी खतरनाक सी बात होगी। तो देखिए कितना, तो देखिए सपोज ये, ठीक है। अच्छा स्पेयर नहीं बना है तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, भाई यहाँ पर बन नहीं पा रहा है ये। तो सपोज हम यहाँ लेके गए, ये यहाँ, ये जो पॉइंट मैंने बनाया है, सपोज हम ऑब्जेक्ट को उठा के वहां लेके गए, ये हमारी अर्थ सरफेस है, रेड कलर का आपको नजर आ रहा होगा। तो अर्थ सरफेस से मैं आज इसको वहां लेके गया हूं, h नीचे, ये h हाइट कहां लेके गया हूं, डेप्थ। ठीक है। तो देखिए बड़ा खतरनाक मामला है, कैसे करेंगे, ये रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए जहां हम लेकर के उसको गए हैं, इस जगह पर हमें मास का वैल्यू नहीं पता होगा कि मास कितना है। क्लियर। तो इस वाली कंडीशन के लिए हमें अर्थ का भी मास निकालना होता है, और जिस पॉइंट पर लेके गए हैं वो भी एक स्फीयर बना रहा है, अंदर एक स्फीयर बना रहा है, तो उस स्फीयर का भी हमें क्या निकालना होता है, मास। क्लियर। तो सपोज आपने का अर्थ का मास जो है me से लिखते हैं इसको, me, और जो अंदर जिस, जहां हम लेके गए हैं, ठीक है ना, वहां पर जो मास है वो सपोज दैट m से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर। तो दोनों कंडीशन में हमें मास निकालना होगा। क्लियर। पहला अर्थ का मास me, और दूसरा जब हम यहां लेके गए इस अंदर के इस पॉइंट पर लेके जाएंगे ना, तो तब इस पॉइंट पर सिर्फ यही तो रिस्पांसिबल होगा मास के लिए, बाहर वाला स्ट्रक्चर थोड़ी नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट तो जो ले जा रहे हैं उसका मास तो स्मॉल m ही है, वो स्मॉल m ही रहेगा, लेकिन जहां जिस अंदर के स्फीयर पे हम उसको लेके गए हैं अभी, उस अंदर के स्फीयर का भी क्या निकालना होगा, मास। तो एक बार अर्थ का मास निकालेंगे, क्योंकि फिर से वही, एक बार अर्थ के लिए डेरिवेशन करेंगे और तब एक बार यहाँ अंदर। ठीक है। तो जब अर्थ सरफेस की हम बात करते हैं तो सपोज वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी थी, स्मॉल g, और अब जब यहाँ इस पॉइंट पर लेके गए हैं तो यहाँ कितनी हो जाएगी, g डैश। जब अर्थ के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालेंगे तो डिस्टेंस कितनी होगी, re, लेकिन जब आज इस पॉइंट पर लेके गए हैं तो क्या करेंगे, re माइनस h। यस, अब यही तो सेंटर तो दोनों का सेम ही है, लेकिन डिस्टेंस अभी क्या हो जाएगी, घटानी होगी। यहां से और सेंटर O तक की डिस्टेंस है re, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट यहां नहीं इस पर है, जो ये आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का डॉट। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमें re में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस पॉइंट पर हमारी डिस्टेंस क्या रहेगी अभी, re माइनस h। क्लियर। तो जब हम उस ऑब्जेक्ट को यहां लेके गए हैं इस ग्रीन डॉट ए पॉइंट पर, तो वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो g डैश है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमें क्या करना होगा, अभी कैलकुलेट करना होगा। क्लियर। तो फिर से वही बातें हम जानते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, ग्रेविटेशन। ठीक है ना। फिर वही वी नो दैट, देखिए बच्चों आपको ये सारी बातें लिखनी होगी, लेट द मास ऑफ अर्थ, ठीक है ना, लेट द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, लेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस इज इक्वल टू g, ये सारी बातें आपको लिखनी होगी। जो आप यहाँ एज्यूम कर रहे हैं वो बातें आपको लिखना होता है एग्जाम में। क्लियर। लेकिन मैं नहीं लिख पा रहा हूँ
क्योंकि लिखने में ही बोर्ड भर जा रहा है, फिर डेरिवेशन हो नहीं पा रहा, तो मिठाना पड़ रहा है, मजा नहीं आता। तो इसलिए जो मैं फिगर में मेंशन कर रहा हूँ चीजें आपको सब लिखना है, ठीक है ना। स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। जी डैश क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट पॉइंट, क्लियर। एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ, एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर। आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये बातें आप लिख सकते हैं, क्लियर। तो आइए वी नो दैट, फिर से वही वापस से हम जानते हैं अर्थ की ग्रेविटी के बारे में, ठीक है। तो अर्थ की ग्रेविटी क्या, जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन वो क्या होता है, F इज इक्वल टू जी एम ई एम, यानी कि पहला ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस, तो आर ई का स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए हमें मास निकालना है, क्योंकि इस अंदर वाले स्फीयर का हमें मास नहीं मालूम, अर्थ का तो पता है कि एम ही है, लेकिन अंदर वाले का नहीं पता है। तो अंदर वाले का मास निकालने के लिए हम पहले अर्थ का भी क्या निकालेंगे, यहाँ मास निकालेंगे, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए मास, मास ऑफ अर्थ, मास का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो जब भी आपको मास निकालना हो तो वॉल्यूम और डेंसिटी से निकालना है, क्लियर। तो आइए me मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू वॉल्यूम, कितना होता है वॉल्यूम, आपको पता है अर्थ इसका शेप कैसा मानता है, स्फेरिकल। तो मास ऑफ अर्थ यानी कि ए, मास वॉल्यूम ऑफ अर्थ यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो आइए वॉल्यूम, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई रेडियस का क्यूब, तो रेडियस कितनी है r ई, तो r ई का क्या हो जाएगा बच्चों, क्यूब हो जाएगा, क्लियर। इनटू डेंसिटी, तो डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। तो ये मास निकाल दिया हमने, रखेंगे वहां। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा G यस इनटू ME, तो ME की जगह ये सब आ जाएगा 4/3 पाई RE क्यूब इनटू रो, और उसके बाद ये M, ये M भी तो है यहाँ पर, M को नहीं भूलने का, M ये तो ME का वैल्यू है पूरा इतना, ये M भी रखना है वहां पर, और डिवाइड बाय आर ई स्क्वायर। अब देखिए आर ई स्क्वायर से दो पावर कैंसिल हो जाएगी, एफ को आपको पता है अर्थ के लिए कर रहे हैं तो एम जी आएगा, जब अंदर डेप्थ के लिए करेंगे तो एम जी डैश आ जाएगा, क्लियर। तो एफ की जगह रखेंगे एम जी, तो एम जी इज इक्वल टू जी 4/3 पाई, अब 3 थे 2 कैंसिल हो गए तो एक ही बचा, और ये रो, और वो क्या बचा एम, तो ये निकल गया आपका अर्थ के लिए, क्लियर। आप ये m से m भी क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो क्या बच जाएगा आपका g, एक लाइन और इंक्रीज कर दीजिए, ये क्या बच जाएगा g इज इक्वल टू g 4/3 पाई r e, और ये क्या बचेगा रो। इट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये अर्थ सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब विद रिस्पेक्ट टू मास आप इसे सॉल्व कर रहे हैं, सिंपल सा तो है। पिछले वाले में क्या था 4/3 पाई r की जगह क्या था m, इतना सिंपल। आइए बात करते हैं आगे, ये तो था अर्थ के लिए। अब बात करेंगे जब हम उस ऑब्जेक्ट को अर्थ के डेप्थ में लेके गए हैं तो तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या इफेक्ट आएगा। तो अब जी डैश के लिए हम इसको करेंगे, क्लियर। जी डैश का मतलब ये पॉइंट ए पर जब हम ऑब्जेक्ट को डेप्थ में लेके गए, क्लियर। तो सेम यही फिनोमिनल लगाएंगे हम लोग, क्लियर। तो आइए क्या होगा आपका फॉर्मूला, सेम वही F इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला वही G M E M डिवाइड बाय यस डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अभी कितना हो जाएगा R E माइनस H का होल स्क्वायर डिस्टेंस। तो जब G डैश निकाल रहे हैं यानी कि इस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं, तो उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है इस टाइम R E माइनस H, क्लियर। ये O से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, ये पूरा R E है, हमें यहाँ से O तक का चाहिए, तो पूरे R E में से यहाँ ऊपर का ये H क्या कर देंगे माइनस, जितनी गहराई में लेके आएंगे, क्लियर, सिंपल सा बस। F इज इक्वल टू G, ठीक है। अब इस जगह पर जो मास हो जाएगा इस टाइम क्या होगा, वही वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई डिस्टेंस यानी कि रेडियस का क्यूब। तो इस टाइम जो इसका रेडियस है, ये जो ये रेडियस होगा, जो ये m है, आप यहाँ पर m की जगह m लिख सकते हो। अब जो यहाँ सेंटर O से यहाँ तक की रेडियस होगी, जो डिस्टेंस है वो कितनी है R E माइनस H, तो 4/3 पाई r क्यूब हो गया रेडियस का क्यूब। तो इस टाइम रेडियस कितनी रहेगी हमारे यहाँ से यहाँ तक R E माइनस H, तो सिंपल सा क्या हो जाएगा R E माइनस H का होल क्यूब,
क्लियर? तो ये आपका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी कौन सा है? रो, और ये बाजू में आपका m भी आएगा एंड डिवाइड बाय re माइनस h का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं ये 2 से 2 पावर क्या हो जाएगी? कैंसिल। f को क्या बोलते हैं? mg, लेकिन आप g डैश के लिए कर रहे हैं तो क्या होगा? mg डैश इज इक्वल टू g 4/3 पाई। अब वहां पर 3 थे, 2 कैंसिल हो गए तो बचेगा re माइनस h, और क्या बचेगा? m। क्लियर? और आपका रो भी है अभी, रो, और ये क्या बचेगा? m। क्लियर? अब फिर से वही m से आपका m क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, तो g डैश इज इक्वल टू g 4/3 पाई re माइनस h, और ये क्या बचा? रो। तो ये आ जाएगा आपका उस पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? जब आप ऑब्जेक्ट को डेप्थ में लेके गए हैं a पॉइंट पर, तो a पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होगा? ये होगा g 4/3 पाई re माइनस h और रो। फिर वही जो पिछला कांसेप्ट था, दोनों को कंपेयर करना है, तभी तो पता चलेगा कि नीचे ले जाने पर ग्रेविटी में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या चेंज आया है। क्लियर? तो सेम वही कांसेप्ट, डिवाइड इक्वेशन सेकंड, मतलब फर्स्ट को डिवाइड करना है, फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड में डिवाइड देना है फर्स्ट का, तो डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो आइए g डैश यानी कि इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड, इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड में इक्वेशन फर्स्ट के लेफ्ट हैंड का डिवाइड देंगे, तो डिवाइड बाय g इज इक्वल टू इस इक्वेशन का राइट हैंड, इस इक्वेशन का राइट हैंड आपका है g 4/3 पाई re माइनस h, लिखा है यहां पर रो, इज डिवाइडेड बाय g का राइट हैंड क्या है? तो स्टूडेंट g 4/3 पाई re, और ये क्या है? रो। क्लियर? बस कितनी आसान सी बात है, g 4/3 पाई से g 4/3 पाई कैंसिल, हमारे रो से रो भी कैंसिल। देखो कितना आसान है सॉल्व करना। तो सर इतना कैंसिल हो गया तो बचा क्या? g डैश अपॉन g इज इक्वल टू re माइनस h इज डिवाइडेड बाय re, यही बचा ना? यस। देखिए हाइट ऑलरेडी माइनस में आ गई है, तो वैसे ही पता चल रहा है कि g डैश क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन जब भी कहीं पर आता है समझ जाइए कि इधर जो लेफ्ट में होगी वो वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज हो रही है। क्लास 10 से आप पढ़ते जा रहे हैं। तो आइए, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं आगे तो कर सकते हैं। सॉल्व क्या है? वही re कॉमन लेकर के कैंसिल करने वाला सीन, तो g डैश अपॉन g इज इक्वल टू re माइनस h के साथ re का इनटू, और re क्या क्या दे दो? डिवाइड बाय re। अब देखिए g डैश अपॉन g इज इक्वल टू सेम वही re कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ 1, re बाहर निकल गया तो क्या बचा? 1 माइनस re बाहर निकल गया तो क्या बचा? h अपॉन re एंड डिवाइड बाय re से re क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर, जो आपका फाइनल आंसर बनेगा, जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स? वो बनेगा g डैश, g का कर दो मल्टीप्लाई वहां, इज इक्वल टू g इनटू 1 माइनस h अपॉन re, h अपॉन re। क्लियर बच्चों? तो देखिए आपका जो g डैश है वो इस वैल्यू के नेगेटिव में है, माइनस में है। क्लियर? तो माइनस में जब भी कोई आपको राइट साइड में मिलता है तो इसका मतलब जो लेफ्ट साइड है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना? जैसा आप लोगों ने क्लास 9 10th में क्वेश्चन पढ़े थे कि जो x पर्सन है उसके पास y वाले पर्सन से 5 मोर देन है, तो हम क्या कहते हैं? x इज इक्वल टू y प्लस 5। तो प्लस आता तो हम कहते हैं कि x वाला y से 5 मोर देन, तो y के साथ प्लस 5 जोड़ते थे ना, और कहते क्या थे कि x वाले के पास y से 5 ज्यादा है। उस तरीके से हम कहते हैं कि x वाले के पास जो है कि y वाले से 5 कम है, लेस देन है, तो वहां क्या करते हैं? माइनस। यानी कि जब राइट साइड में आपके किसी के साथ माइनस आ जाए तो समझ लीजिए कि राइट साइड में माइनस आने का मतलब लेफ्ट साइड वाला जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? तो चाहे आप ऑब्जेक्ट को अबव लेके जाएं या डेप्थ में लेके जाए, दोनों ही कंडीशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिक्रीज ही होगा। क्लियर? और अर्थ के सेंटर पर जाने पर क्या हो जाएगा? 0। क्लियर? तो
आई होप आप लोग को ये डेरिवेशन समझ आएगा। देखो कितना आसान है सर, यहाँ पर आपने ये वॉल्यूम मास का कंसेप्ट क्यों लगाया, बिकॉज इसलिए बेटा क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है इसके मास के हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्लियर, ये नया स्फीयर बन गया अभी यहाँ जब हम अंदर लेके गए, तो इस नए स्फीयर के चक्कर में हमें इसका मास निकालना था, इसलिए हमने अर्थ का भी क्या निकाला, यहाँ पर ये मास निकाला। क्लियर, तो इसलिए दोनों के मास हमको निकालने क्या हो गए थे, यहाँ पर जरूरी हो गए थे। क्लियर, तो ध्यान से देखिएगा, एक बार अर्थ के लिए करना है और एक बार उस पॉइंट के लिए करना है जहां ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं। ऊपर लेके जा रहे हैं तो वो कंडीशन लगानी है और नीचे लेके जा रहे हैं तो वो कंडीशन लगानी है। ठीक है, इजीली आप लोग क्या कर ले जाओगे, इनको सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, एग्जाम में आपके जो है कि 3 मार्क्स 5 नंबर में पूछे जाते हैं। क्लियर, तो आपको किसी भी प्रकार से यहाँ से कोई नंबर छोड़ना नहीं है। क्लियर, तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू आपका ग्रेविटी था, ये जो चैप्टर है वो मेरे अकॉर्डिंग क्या होता है, खत्म होता है। अब आपके पास मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊंगा वन शॉट वीडियो में, आपका क्या है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और फिर एक वन शॉट वीडियो में आपको मिलेगा सैटेलाइट। ठीक है ना, मोशन ऑफ सैटेलाइट, और आपकी यूनिट कंप्लीटली क्या हो जाएगी, खत्म। यानी कि जो 10 प्लस नंबर यहाँ से आपके एग्जाम में बनता है एनुअल एग्जाम में, वो आपके हाथों में आ जाएंगे, आपके हाथों से वो नंबर जाएंगे नहीं। लेकिन तब जब आप इन वीडियोस को बार बार क्या करोगे, रिवाइज करोगे। और हाँ, सबसे मेन बात, अगर आपको मेरा ये मेथड समझ में आया तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे वीडियोस को, ताकि इन वीडियोस को देख करके बाकी लोग भी सीख सकें कैसे एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर, और आप मुझे जो है कि मेरी वीडियोस को शेयर करके सब्सक्राइब करके आप मुझे भी तो सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि मुझे भी आपके सपोर्ट की क्या है, जरूरत है। जब आप लोग का सपोर्ट होगा तभी तो मैं इस तरीके से आपको वीडियोस बना करके देता रहूंगा। क्लियर, अभी तो मैं सिर्फ डेरिवेशन थ्योरी की बात कर रहा हूं, लेकिन एक टाइम बाद मैं आपके लिए न्यूमेरिकल लेके आऊंगा, क्लास 12 क्लास 11 दोनों की फिजिक्स पर बेस्ड। क्लियर, यस, तो आप मेरी जो वीडियोस हैं उनको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको मिलेगी मेरी अपडेट सबसे पहले तभी जब आप बेल आइकन को क्या करोगे, प्रेस करोगे। क्लियर, मैं आपको हमेशा क्लास 11 10th और 12th की वीडियोस देता रहूंगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आपको चीजें करनी है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोगों से अलविदा लेते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।